मेरे हॉस्टल में ये 5वां कत्ल था और हैरत की बात तो ये थी कि कातिल के खिलाफ कोई सबूत भी ना मिल रहा था। सब बहुत परेशान थे कि आखिर हॉस्टल में हो क्या रहा है। कत्ल सिर्फ लड़के ही हो रहे थे, सबके सब जवान, खूबसूरत और अमीर घराने के थे। कातिल बड़ी बेरहमी के साथ इनको कत्ल कर रहा था। ना कोई चाकू, ना गन, ना ही कोई और हथियार इस्तेमाल हो रहा था। 5 कत्ल बड़ी ही सफाई के साथ किए थे। पुलिस भी बहुत परेशान थी कि एक भी सबूत इनके हाथ ना लग रहा था। आखिर ये क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता। हर कत्ल होने वाली लाश कमरा नंबर 13 से मिल रही थी, जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। हॉस्टल में हर तरफ खौफ का माहौल छाया था। कुछ लड़के और लड़कियां हॉस्टल छोड़कर चले गए। इस कदर डरे हुए थे सब। हॉस्टल का प्रिंसिपल और टीचर्स भी बहुत डरे हुए थे। सब के सब इस वजह से बहुत परेशान थे। कमरा नंबर 13 से हर रोज़ रात के वक्त रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। ऐसा ठीक 3 बजे ही होता था। हाय, मेरा नाम है विक्की। मैं इस हॉस्टल का जूनियर स्टूडेंट हूँ। मुझे हॉस्टल में आए हुए 6 माह हुए हैं। जब से आया हूँ मेरे साथ भी बहुत अजीब से वाक़यात हो रहे हैं। मुझे हर रोज़ रात को अपने बेड पर एक लड़की रोती हुई नज़र आती है। वो बेहद खूबसूरत, जवान, लंबे बाल, गोरा रंग और बहुत मासूम सी लगती है। और हैरत की बात तो ये थी कि वो मेरे सिवा किसी और को नज़र नहीं आती थी। आज मेरे दोस्त सो रहे थे, मैं उठा हुआ था, अपनी स्टडी कर रहा था। मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, फिर भी न जाने क्यों मैं सोया नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो लड़की मेरी टेबल के नीचे बैठकर रो रही थी। वो मुझसे मदद मांग रही थी। मैं डर गया और चिल्लाने लगा। मेरे दोस्त फौरी उठ गए और कहा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा, यार, एक लड़की मेरी टेबल के नीचे रो रही है और मदद मांग रही है। मेरे दोस्तों ने देखा तो वहाँ कोई ना था। उन्होंने कहा, जो बातें आजकल हॉस्टल में हो रही हैं उनकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, और कुछ भी नहीं है। चलो जाकर सो जाओ, सुबह हम सबको जल्दी उठना है। वो दोनों सो गए और मैं इसी बारे में सोचता रहा कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। सोचते सोचते रात के 3 बज गए और मेरी आंख लग गई। फिर से वो लड़की मेरे ख्वाब में आई और रोने लगी और रो रो कर कहने लगी कि कमरा नंबर 3 में आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा, मैं क्यों आऊँ? मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मुझे छोड़ दो और किसी और से मदद मांगो। उस लड़की को गुस्सा आ गया। उसकी पूरी शक्ल ही बदल गई। उसके बाल हवा में लहराने लगे, आंखें लाल हो गईं, जैसे आंखों से खून बहने लगा हो, और वो चिल्लाने लगी, मेरी मदद करो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और मेरी तरफ आकर मेरा गला दबाने लगी। मैं चिल्ला रहा था मगर मेरी आवाज़ गले से बाहर नहीं आ रही थी। मैं हाथ पांव बिस्तर पर मारने लगा तो मेरा एक दोस्त उठा और मुझे हिलाया कि विक्की, क्या हो रहा है? जब मैं उठा तो मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मेरे कपड़े बहुत गीले हुए पड़े थे, जैसे पानी में नहाया हुआ हो। डर के मारे मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने कहा कि मैंने बुरा ख्वाब देखा है और कुछ नहीं, बस तुम सो जाओ। मेरे कमरे में 3 लोग रहते थे, 2 मेरे दोस्त और एक मैं। मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे थे। मैंने अपने दोस्त सनी को कुछ ना बताया
क्योंकि कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था और मैं फिर से सो गया। सुबह जब मैं अपनी अलमारी से कपड़े निकालने उठा तो वह लड़की बहुत भयानक शक्ल में और बहुत गुस्से में मुझे देख रही थी। मैंने फौरी अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया और वॉशरूम नहाने चला गया। अभी मैं दांत ब्रश कर रहा था, वो भयानक शक्ल में मुझे आईने में नज़र आने लगी। अब हर तरफ वो लड़की या फिर उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती थी। उसने मेरा जीना हराम कर दिया। आज रात के 3 बजे थे। मैं सोया हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठा रहा है। मैं फौरी उठ गया और देखा तो वो लड़की खड़ी थी, मगर वो पहले की तरह खूबसूरत थी। मैंने कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्यों मेरा जीना मुहाल कर रखा है? बताओ मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने कहा, मुझे बस तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरे साथ कमरा नंबर 13 में चलो। मैंने कहा, वहाँ ऐसा क्या है जो तुम मुझे बार बार उसी कमरे में ले जाना चाहती हो? उसने कहा, चलो तो सही। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा और वो मुझे कमरा नंबर 13 में ले गई। वहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। एक पंखा था, उस पर एक रस्सी लटक रही थी। पंखे के नीचे एक टेबल पड़ी थी, जैसे किसी ने खुदकुशी की हो। मैंने उस लड़की से कहा, मैं अब क्या करूं, तुम बताओ। उसने कहा, मैं एक रूह हूँ। न जाने कब से इस हॉस्टल में भटक रही हूँ। मुझे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो मुझे देख सके, मेरी बातें सुन सके। तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे देखा, मेरी बातें सुनी और मेरी बात सुनकर यहाँ पर आ गए। दरअसल आज से 8 साल पहले मैं इस हॉस्टल में पढ़ती थी और यहाँ ही रहती थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। यहाँ के सीनियर्स लड़के बहुत घटिया थे। वो लड़कियों को छेड़ते और उनसे बदतमीज़ी करते थे। यहाँ के प्रिंसिपल का बेटा नदीम भी बहुत आवारा था। वो लड़कियों को बहुत तंग करता था, सरेआम नशे करता था। लड़कियाँ चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती थीं। इन लड़कों ने सबका जीना मुहाल कर रखा था। 5 लड़के बहुत अमीर थे और छठा प्रिंसिपल का बेटा था। प्रिंसिपल इनको कुछ ना कहता था, बस दूसरों को डांटता था। प्रिंसिपल के लड़के की नज़र मुझ पर पड़ गई। वो मुझे तंग करने लगा। मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की, मगर उसने अपने बेटे को कुछ ना कहा। वो सब मिलकर मुझे तंग करने लगे। एक दिन तो हद ही हो गई। वो सब सरेआम शराब पी रहे थे। रात के 3 बजे थे। वो 6 लड़के मेरे रूम में आए। इत्तेफाक से मेरी दोस्त छुट्टी लेकर अपने घर गई थी। मैं रूम में अकेली थी। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे उठाकर कमरा नंबर 13 में ले गए। वो कमरा बहुत महीनों से बंद था। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक एक ने बारी बारी मेरे साथ ज़्यादती की और मेरे जिस्म को जानवरों की तरह नोचते रहे। मैं रोती चिल्लाती रही, मगर कोई ना आया। उन सब ने अपनी अपनी हवस पूरी की और मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। बाद में मेरी लाश को पंखे पर लटका दिया ताकि सब ये समझे कि मैंने खुदकुशी की है, और वहाँ से चले गए। जब मेरे माँ बाप आए तो प्रिंसिपल ने कहा, आपकी बेटी खराब थी, आवारा थी, लड़कों के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये प्रेग्नेंट थी, इसलिए इसने खुदकुशी कर ली। मेरे माँ बाप ने पुलिस से भी इंसाफ मांगा, मगर वो सब मिले हुए थे। किसी ने मेरे माँ बाप की फरियाद न सुनी और ना मुझे इंसाफ मिला। तब से लेकर आज तक मेरी रूह भटक रही थी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे माँ बाप को इंसाफ चाहिए, और फिर मेरी रूह को आज़ादी मिलेगी।
मुझे बहुत तरस आया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उस लड़की से कहा, मुझे क्या करना होगा। उस लड़की ने कहा, जिसका नाम रूबी था, मैंने 5 लड़कों को सज़ा दे दी है, मगर प्रिंसिपल का बेटा अमेरिका है, वो वहाँ से यहाँ आ जाए तो मैं उससे अपनी ज़्यादती और मौत का बदला लेना चाहती हूँ। मैंने इतना कहा और विकी के जिस्म में समा गई और सीधा प्रिंसिपल के घर गई और कहा, अपने बेटे नदीम को वापस बुला लो। तुम भी इस गुनाह में शामिल हो, वरना तुम्हारी बीवी और बेटी को मार दूंगी और कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। जैसे उन 5 को मारा है, कल तक नदीम यहाँ होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। उस वक्त वहाँ विक्की नहीं बल्कि रूबी थी। इसके बाद वो फौरी हॉस्टल में आ गई और विक्की के जिस्म से निकल गई और मैंने विक्की का शुक्रिया अदा किया। विक्की ने कहा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, तुम्हारी रूह को आज़ादी मिलेगी और उस शैतान को सज़ा मिलेगी। प्रिंसिपल ने नदीम को कॉल करके सब कुछ बताया और 2 दिन बाद नदीम आ गया। रूबी की रूह ने नदीम को बड़ी बेरहमी से मारा और प्रिंसिपल से कहा कि पुलिस को सब कुछ बता दो। प्रिंसिपल ने रूबी और उन शैतानों के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस ने प्रिंसिपल को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। इस तरह विक्की के ज़रिए रूबी की रूह को इंसाफ मिल गया और रूबी की रूह आज़ाद हो गई और विक्की वहाँ से हॉस्टल छोड़कर हमेशा के लिए चला गया।